नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य, इन टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा जाके देख लें। और आज हम बात करेंगे प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। जो बच्चे नए होंगे उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रस्तावना क्या है, तो आप धीरे धीरे लेक्चर देखते रहिए। इकट्ठा सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इस क्लास के बाद में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रस्तावना क्या है या प्रस्तावना हम किसे कहते हैं। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। एक बात बता दूं कि ये प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना है आपकी। अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, देखते हैं कितना आपको याद है। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसी का जो मॉडर्न रूप है, जो आधुनिक रूप है, उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। अभी भी आपके समझ में नहीं आया होगा। और ये संविधान का सार होता है, संविधान का सार होता है। देखिए, जब कोई आप एक बुक लेते हैं और बुक को जब उसका जब चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर शुरू होने से पहले 2-3 पेजेस होते हैं कि उसमें कुछ लिखा होता है, किसने उसको छपाया, फिर उसका राइटर कौन है, ये सारी चीज़ें। और एक पेज में लिखा रहता है उस बुक का सार, यानी कि जब उस सार को आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस बुक के अंदर क्या है। ये जो एक मतलब छोटा सा पेज में दिया रहता है, वो आपको उस बुक के अंदर की जानकारी देता है कि बुक के अंदर क्या है। वैसे ही ये प्रस्तावना संविधान का सार है। जब हम संविधान की बुक पढ़ते हैं, संविधान की किताब पढ़ते हैं, तो उसके पहले एक पेज दिया होता है जिसमें सारी प्रस्तावना लिखी होती है। उसमें उसको पढ़ के हमको ये समझ में आता है कि हमारे बुक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। अब एक चीज़ से और समझिए, आप YouTube पे जाते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो वीडियो का थंबनेल देख के, जैसे कि आपको यूपीपीसीएस का सिलेबस का वीडियो देखना है, तो आप जब गए कि यूपीपीसीएस का सिलेबस का वीडियो सर्च किए, तो उसमें बहुत सारे मतलब खुल के आ जाते हैं YouTube के वीडियो। तो उसमें आप थंबनेल देखेंगे यूपीपीसीएस का सिलेबस, सिर्फ उसमें यही लिखा रहेगा थंबनेल में, यूपीपीसीएस का सिलेबस। लेकिन जब उसके अंदर जाएंगे, वीडियो 13-14 मिनट की जितनी भी मिनट की रहे, उसके जब अंदर जाएंगे तब आपको डिटेलिंग में सब कुछ पता चलेगा। यानी कि वो थंबनेल देख के आपको पता चल गया कि इसके वीडियो के अंदर क्या है। वैसे ही हमको ये पूरी प्रस्तावना पढ़ के हमको ये पता चलता है कि हमारे संविधान के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान का सार है। एक न्यायविद थे जो कि मतलब काफ़ी प्रमुख संविधान के विशेषज्ञ भी थे, उनका नाम है N.A. पालकीवाला। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। संविधान का परिचय पत्र कहा था। N.A. पालकीवाला एक व्यक्ति थे, इन्होंने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था प्रस्तावना को, या फिर N.H. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा था। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं फैक्ट के तौर पर। तो ये चीज़ें आपकी जो फैक्ट था वो बता चुके हैं। अब इससे संबंधित एक चीज़ और नोट कर लीजिए। आपके मन में ये चल रहा होगा कि प्रस्तावना आई कहाँ से, जो मतलब प्रस्तावना को सबसे पहले किस देश ने जोड़ा। तो USA यानी कि अमेरिका
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि प्रस्तावना को लागू करने वाला प्रथम कंट्री है, यानी कि फर्स्ट कंट्री है। यूएसए एक ऐसा देश है जो कि प्रस्तावना को सबसे पहली बार यूएसए ने लागू किया था, और इसी से लागू किया था, यूएसए के संविधान से यूएन चार्टर में लागू हुआ था। प्रस्तावना यूएसए के संविधान से यूएन चार्टर में लागू किया था। अगर ये पूछे कि भारत ने प्रस्तावना कहाँ से लेके लागू किया, तो भारत ने यूएन चार्टर से लिया। आप यूएसए नहीं लगाएंगे, यानी अमेरिका नहीं लगाएंगे, क्योंकि अमेरिका से भले ही यूएन चार्टर ने लिया हो, लेकिन हमने तो यूएन चार्टर से लिया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तावना भारत में कहाँ से ली गई है, तो आप यूएन चार्टर लगाएंगे। तो ये चीज़ें जो कुछ फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ केस पढ़ने हैं हमको, कुछ केस, क्योंकि जैसे जैसे आप राज्य व्यवस्था में आगे बढ़ते जाएंगे आपको केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। केस से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं कि ये कौन सा केस किस चीज़ से संबंधित है, ऐसे केस बनते हैं। तो चलिए अब केस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। उसके बाद फिर ये जो मेन इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट शब्द है, इनमें आपको बात करनी है, इनमें बात करनी है हमको कि ये इनका मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले केस पढ़ लेते हैं। और अगर कोई अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक केस आया था बेरुबारी वर्सेस यूनियन। ये केस 1960 में आया था। ये केस 1960 में आया था। इसमें क्या हुआ था कि देखिए, हमको संविधान में कुछ संशोधन करने की शक्ति मिली हुई है कि आप अपने सुविधा अनुसार, जैसे जैसी पीढ़ियां बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे कुछ नई चीज़ें जुड़ती जाएंगी, आप अपने सुविधा अनुसार संविधान में संशोधन कर सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उसकी अलग प्रक्रिया है, वो जो हम बाद में पढ़ेंगे, जब संसद पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, यानी कि संविधान में हम कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ऐसा हमको पावर दी गई है। तो इसमें आपको, क्योंकि जो तब कानून बना के चले गए वो आपको पूरी लाइफ टाइम मतलब हमेशा नहीं चलता रहेगा, उसमें कुछ बदलाव करने होंगे। तो हमको प्रस्तावना में कुछ बदलाव करने थे, प्रस्तावना में बदलाव करने थे। तो इसके लिए एक केस आया था बेरुबारी वर्सेस यूनियन केस 1960 में। इसमें कहा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्योंकि संविधान में तो हम संशोधन कर सकते हैं, उसकी शक्ति हमें प्राप्त है, लेकिन प्रस्तावना में कुछ ऐसा नहीं कहा गया था कि क्या इसमें संविधान में इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसलिए पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया नहीं, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। फिर एक केस आया दूसरा, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस आया 1973 में। इसमें क्या हुआ कि इसमें भी पूछा गया कि क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कर दिया, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 नए वर्ड जोड़े गए, एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 नए वर्ड जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन से नए वर्ड प्रस्तावना में जोड़े गए। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और ये भी बोला गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, या फिर कितनी बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है। तो प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार अभी तक संशोधन किया जा चुका है 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें 3 नए वर्ड जोड़े गए थे। इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
इसको लघु संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में काफ़ी बदलाव किए गए थे, काफ़ी चेंजेस किए गए थे। उसमें हम इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे 42वें संविधान संशोधन की क्या क्या चेंज हुए हैं। तो काफ़ी बदलाव किए गए थे, काफ़ी संशोधन किए गए थे, इसलिए हम इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ और है, केशवानंद भारती केस जब आया था कि चलो ठीक है, इसमें कहा गया कि आप संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि एक कमरा है और यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, जो भी है, मतलब कुछ भी सामान रखा हुआ है, ये मान लीजिए कोई सामान है, तो आप इस सामान को यहाँ, इस सामान को यहाँ, ऐसे करके सामान यहाँ से वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि एक जैसे रूम की सेटिंग है, आपको रूम की सेटिंग करनी है तो आप अपने टेबल को दूसरी जगह रख सकते हैं, फिर अपनी चेयर को दूसरी जगह रख सकते हैं, वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन ये जो कमरा है, मतलब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे यही कहा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंज नहीं कर सकते, उसके आंतरिक जो चीज़ें हैं उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये टाइम टाइम पर सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर की कोई परिभाषा नहीं दी हुई है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी। अब चलिए इसके जो इम्पोर्टेंट शब्द है, मतलब महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। तो इसको साफ कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व यानी कि संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे संप्रभुता का मतलब ये बताया गया है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत किसी भी शक्ति, भारत के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन खुद लेगा। वो किसी के मतलब कुछ उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता, किसी भी डिसीजन को मानने के लिए कि भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। भारत किसी भी राष्ट्र का डोमिनियन नहीं है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हाँ, ये बात अलग है कि वैश्विक संस्थाएं, बहुत सी वैश्विक संस्थाएं हैं जिनका भारत सदस्य है। वो जो वैश्विक संस्थाएं होती हैं वो किसी भी देश को, जो उसके सदस्य होते हैं, वो किसी भी देश को सिर्फ सलाह देती हैं, कोई भी निर्णय उनके ऊपर थोपती नहीं है, या तो फिर उनको ये नहीं कहती कि उनके लिए बाध्य कर देती हैं कि आपको लागू ही करना पड़ेगा। वो उस देश की मतलब मर्जी होती है, उस देश का डिसीजन होता है कि वो उस निर्णय को लागू करे या ना लागू करे। ऐसे ही यहाँ पे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी भारत के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। यहाँ सर्वोच्च स्थान पर संविधान है और संविधान के अनुसार भारत अपने सब कार्य करता है और भारत किसी राष्ट्र का डोमिनियन नहीं है, यानी कि भारत के ऊपर कोई शक्ति नहीं। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। यहां समाजवादी का मतलब है यानी कि भारत सभी को समान लेके चलेगा, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पे समाजवादी का मतलब है अर्थव्यवस्था से है कि समाजवादी मतलब कि अर्थव्यवस्थाएं दो प्रकार की होती, पहले दो प्रकार की होती थी, एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी। एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी। साम्यवादी में क्या होता है कि इसमें सारा जो भी जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितने भी एरियाज होते हैं, जितने भी वहां के मतलब कुछ भी क्षेत्र होते हैं, सारा चीजें पे सरकार का सारी वस्तुओं पे, सारे क्षेत्र पे सरकार का कंट्रोल रहता है। सरकार उनको टाइम टाइम पे डिसीजन लेती है कि उसको करना क्या है, आपके खेत में क्या बोया जाएगा या सरकार को किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है, ये डिसीजन सरकार का है। फिर मान लीजिए आपके खेत में टमाटर बो दिए गए, फिर उसके बाद टमाटर की जब फसल हुई तो सरकार सारे टमाटर अपने पास ले लेगी किसान से, उसको फिर सब में मतलब वितरित करेगी। यहाँ पे सरकार का मतलब ये है कि वो सबको समान देगी और सबको समानता देगी, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये हम साम्यवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ये आगे थोड़ा टॉपिक आएगा तो उससे संबंधित जब हम इसके पूरे डिटेल में करेंगे कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। आप यहाँ सिर्फ समाजवादी समझिए और मैं जो साम्यवादी समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझिए। तो यहाँ पे सरकार का पूरे देश पे या फिर पूरे राष्ट्र पे या पूरे क्षेत्र पे सरकार का कंट्रोल रहता है, कोई भी स्वतंत्र नहीं रहता है। वहाँ पे सारे काम आप सरकार के अकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ से फसल बुआई आपको क्या करनी है, सारा कुछ सरकार के उसमें। एक फिर आता है पूंजीवादी।
पूंजीवादी में क्या होता है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है इसमें क्या होता है कि सरकार का कंट्रोल नहीं रहता है। इसमें जो पूंजीपति होते हैं, जो जैसे कि एक कंपनी का जो मतलब कंपनी का मालिक है, बहुत सारे ऐसे पूंजीपति होते हैं जो अपना डिसीजन खुद लेते हैं। वो किसी के मतलब कि उनके ऊपर सरकार हावी नहीं रहती है। सरकार उनको ये नहीं कहती है कि उनके लिए कोई रूल या रेगुलेशन बनाए। सरकार वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं। उनको वर्कर को कितना टाइम देना है, कितनी पेमेंट देनी है, ये सारी चीजें पूंजीपति डिसाइड करता है। यहाँ तक कि उसका बाजार भी पूंजीपति, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, कुछ चीजें प्राइवेट हैं कि उनको स्वतंत्रता होती है, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। जो चीजें सरकारी है उसमें सरकार हस्तक्षेप करती है। इसी दोनों का मिश्रित रूप है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इसी को इंडिया फॉलो करता है, यानी कि भारत, इसी को भारत फॉलो करता है। मतलब कि भारत की कुछ चीजें ऐसी हैं जो सार्वजनिक है, यानी कि सरकार के कंट्रोल में है, जैसे कि सरकारी नौकरी, रेलवे, ऐसी चीजें। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी की प्राइवेट ट्रेन है, वो जो जितनी भी सुविधाएं उसमें देती है रेलवे में सरकार देती है। और कुछ जो आप मतलब यातायात के साधन से जोड़ के देखिए, बस कुछ सरकारी होती हैं, कुछ प्राइवेट भी होती हैं। तो सरकारी के आप रूल और रेगुलेशन सरकार बना सकती है कि किस रूट से जाएगी, कितना उसका जो मतलब किराया या फी होगी, मतलब जितना फीस होगी कितना है, वो सब सरकार डिसाइड करती है। लेकिन जो प्राइवेट बसें होती हैं उनका सरकार नहीं डिसाइड करती है, उनका सरकार नहीं डिसाइड करती, उनका वही जो वाहन चालक होते हैं, जो भी होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजों को सरकार लेके चलती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था ही, ताकि लोक कल्याण की योजनाएं चलती रहें। तो आपको समाजवादी समझ में आ गया होगा। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष ये है कि इंडिया का या तो भारत का या फिर अपने राष्ट्र का कोई भी मतलब एक धर्म है, नहीं है कि इसको एक ही धर्म में वर्चस्वशाली बना दिया जाए, सिर्फ एक ही धर्म को मान्यता मिले और उसको हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र जो भी है जिसका मतलब उसका कह दिया जाए कि ये हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों को, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है राज्य इन द सेंस यानी राष्ट्र यानी देश, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ पे सारे धर्म फॉलो किए जाते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म और उससे जो संबंधित क्रियाकलाप है कर सकते हैं, बशर्ते वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार के धर्म की मान्यता नहीं है, किसी भी राज्य या राष्ट्र का धर्म कोई भी नहीं घोषित किया गया है। ये बात अलग है कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो इसको आम बोलचाल की भाषा में हम हिंदू राष्ट्र कह देते हैं, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ मतलब किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है कि ये कौन से धर्म का राष्ट्र है। सारे धर्म यहाँ पे बराबर हैं, तो यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यहाँ पे देखिए जैसे कि कुछ चीजें दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है तो सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए। मुस्लिम जब हज यात्रा पे जाते हैं तो उनको भी सब्सिडी दी जाती है, और जो हिंदू होते हैं वो अमरनाथ यात्रा और कहीं पे जाते हैं तो फिर उनको भी सब्सिडी दी जाती है। सारे धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, तो धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद लोकतांत्रिक। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम कौन से, यानी कि इंडिया में कौन सा लोकतंत्र फॉलो किया जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जहां पे जनता से डिसीजन, मतलब किसी भी कानून के बनने से संबंधित जो भी कानून उसके देश में लागू होता है उससे जो संबंधित डिसीजन होता है वो जनता लेती है। उसे जनमत संग्रह करवाया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है कि क्या आप इस डिसीजन के पक्ष में हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल से समझिए, सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, वो एक देश बन जाए। सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, वो एक देश बन जाए तो वहाँ जनसंख्या थोड़ी है, बहुत कम जनसंख्या है, तो वहाँ हम मतलब उनसे संबंधित जनमत संग्रह करवाएंगे कि आपके लिए क्या यह कानून सही। मान लीजिए जीएसटी लागू करना है तो उनसे जो सिक्किम वाले लोग हैं उनसे हम वोटिंग करवाएंगे कि जीएसटी आपके लिए सही है। अगर वो हाँ में पक्ष, मतलब हाँ में ज़्यादा वोट आए तो मतलब नियम लागू हो जाएगा, और अगर नहीं में आए तो नियम उसको जो कानून है वो रद्द हो जाएगा। तो ये छोटे देशों में होता है जहाँ की जनसंख्या बहुत कम होती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। और अप्रत्यक्ष ये चीज़, मतलब ये आप माइंड मत करिएगा कि सिक्किम एक अलग राष्ट्र बन सकता है, कभी नहीं, क्योंकि भारत एक संघ राज्य है, यूनियन है, और इससे कोई भी देश कभी अलग हो ही नहीं सकता। तो अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, यहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी होती है, तो हम अपने प्रतिनिधि चुन के सांसद या मतलब संसद या विधानसभा में भेजते हैं, जैसे कि एमएलए और या एमपी या एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए, ये सब चीज़ें हम मतलब सॉरी ये जो प्रतिनिधि हैं हम इनको संसद या फिर विधानसभा में भेजते हैं ताकि ये हमारे लिए निर्णय ले सके, क्योंकि किसी भी कानून से संबंधित अगर वोटिंग करवाई जाएगी तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी जनसंख्या है, तो उसके हम वोटिंग नहीं करवा सकते, ये संभव नहीं है, तो हम अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, वो हमारे पक्ष में डिसीजन लेते हैं। तो ये हो गया आपका लोकतंत्र। उसके बाद गणराज्य, गणराज्य या गणतंत्र, हमें ये पता है कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यहाँ गणराज्य का मतलब ये है कि जो भारत जो कि मतलब राष्ट्र का प्रमुख होगा, जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्र प्रमुख या फिर प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है, जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री की पावर ज़्यादा होती है, उसकी शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो काम होता है, जो भी राष्ट्र का काम होता है वो प्रधानमंत्री के नाम पर, वो सॉरी राष्ट्रपति के नाम पर होता है। इसलिए यहाँ का जो राज्य है, यहाँ का जो प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है, वो एक चुनाव के आधार पर चुना जाएगा और कुछ टाइम पीरियड के लिए चुना जाएगा। लेकिन कुछ देशों में ऐसा है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है उत्तराधिकार के आधार पर। जैसे कि पहले राजा का बेटा राजा बनता था, तो वैसे एक खानदान कोई सेलेक्ट होता है, उसी की महारानी, फिर महाराजा, पुत्र पुत्री जो भी है वही मतलब पीढ़ी चलती रहती है कि यही राष्ट्र के प्रमुख बनेंगे। तो जैसे कि ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो महारानी या महाराजा होता है, उसी के आधार पर काम मतलब कि उसी के नाम पर राष्ट्र का काम किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है यानी कि राष्ट्र का प्रमुख वो चुनकर आता है, यानी उसका चुनाव होता है और वो कुछ एक निश्चित समय के लिए आता है। तो आपको गणराज्य समझ में आ गया होगा। बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि न्याय कितने प्रकार का न्याय है, तो 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। यहाँ सामाजिक न्याय से मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के आधार पर, उसके भाषा, जन्म स्थान और जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको इक्वल समझा जाएगा, यानी कि आपको सामाजिक न्याय मिल रहा है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। ये चीज़ें जो मतलब कि छुआछूत संबंधित चीज़ें हैं, ये आपको अर्बन एरिया यानी कि शहरी एरिया में नहीं देखने को मिलती हैं। हालांकि अभी गांव वाले एरिया में कुछ बहुत थोड़ी बड़ी चीजें ये अभी भी हैं। उसके बाद आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से है कि मतलब कि अगर आपको कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी सरकार कोई भी वैकेंसी निकालती है, तो किसी एक पर्टिकुलर धर्म या पर्टिकुलर जाति के लिए या फिर अमीर या गरीब के लिए ऐसे नहीं निकालती। जो भी वैकेंसीज आती हैं वो सबके लिए आती हैं, उसमें या अमीर हो या गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, सब उसमें वैकेंसी मतलब सब उसमें फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी कुछ सीटें अलग अलग होती हैं, लेकिन उसमें सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपको ये आर्थिक न्याय दिया जा रहा है। उसके बाद है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत ये चीजें आती हैं कि आपको चुनाव लड़ने, वोट करने का, इन सब चीजें, ये जो न्याय है ये आपको राजनीतिक न्याय के तहत मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ये चीज़ें आपकी राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आती हैं। इसके लिए भी प्रोसीजर कुछ करना पड़ता है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक न्याय है कि आपको किसी भी आधार पर चुनाव लड़ने से या वोट करने से रोका नहीं जा सकता। एक मतलब विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। देखिए, इसमें स्वतंत्रता की बात करें कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता दी गई है वो 5 प्रकार की दी गई है। एक विचार की स्वतंत्रता, पहले नंबर पर विचार की स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है कि आप विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती मतलब जो आपका फ्रीडम मतलब आपको अधिकार दिया गया कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ अच्छा सोचे ताकि मतलब वो भारत के राष्ट्र में थोड़ा योगदान दें। जैसे कि कुछ चीजें होते हैं मतलब कि जैसे वैज्ञानिक होते हैं, सोचने समझने की शक्ति ज्यादा होती है, फिर वो अपना जो कुछ बनाते हैं, कुछ मशीनें बनाते हैं, तो आपको विचार करने की स्वतंत्रता है, ये आपको
प्रस्तावना दे रहा है। उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप किसी भी चीज का विरोध कर सकते हैं, बशर्ते किसी को कुछ गलत वर्ड मत बोलिए। जैसे कि क्या होता है कि कोई मतलब मान लीजिए कि कोई एक पक्ष सत्ता में है और जो विपक्ष होता है वो उसको अक्सर उसके ऊपर ताने देता रहता है, शिकंजा कसता रहता है कि इन्होंने ये काम गलत किया, वो काम गलत किया। ये आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आप इतना बोल पाते हैं, आप किसी का विरोध कर पाते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाध्य नहीं करेगा कि आप किसी एक धर्म को फॉलो करें। आप धर्मांतरण भी यानी कि धर्म का परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें किसी को दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, तो यहाँ आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद विश्वास की स्वतंत्रता, आपको विश्वास बनाए रखना है। उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा यानी कि गरिमा, आपकी एक गरिमा होगी, उसके साथ आप मतलब कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आपकी जो प्रतिष्ठित और मतलब आपकी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है समाज में, किसी को हक नहीं कि उसके साथ छेड़छाड़ करे। तो ये सारी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। एक चीज़ एक चीज़ आप ये समझिएगा कि समता और समानता में अंतर क्या है। कुछ चीज़ें होती है जैसे कि समता और समानता, ये इसमें दोनों में अंतर क्या है। लगते सेम वर्ड हैं कि इनका अर्थ सेम ही होगा, तो एक तरीके से बोल भी सकते हैं सेम ही होगा, लेकिन आज हम इनका अर्थ समझते हैं कि आप समता और समानता में अंतर क्या है। मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये दूसरा व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, और यहाँ पे एक बाउंड्री खींची हुई है, यहाँ पे एक बाउंड्री खींची हुई है, यहाँ पे एक बाउंड्री खींची हुई है, और इधर क्रिकेट चल रहा है। देखिए, इंडिया में क्रिकेट प्रेमी बहुत हैं, तो इसीलिए इधर इधर क्रिकेट चल रहा है। इसको मतलब दिखाई दे रहा है क्रिकेट, लेकिन इसको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बाउंड्री मतलब कि बहुत ऊंची है, तो इसको दिखाई नहीं दे रहा। अब सरकार क्या करेगी? सरकार का काम ये है कि इसको भी दिखाई दे, क्योंकि मान लीजिए कि ये गरीब है, और यहाँ पे हाइट मत देखिए, गरीब अमीर से जोड़िए कि ये गरीब है, इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, और ये थोड़ा सा सही है, तो इसको क्रिकेट आराम से दिखाई दे रहा। अब सरकार का क्या काम है? सरकार तो समानता मतलब समानता के सबके साथ समान व्यवहार करती है, तो सरकार क्या करेगी? एक डिब्बा इसको दे देगी और एक डिब्बा इसको दे देगी। लेकिन सरकार द्वारा, ये है हमारी समानता, दोनों के साथ समान व्यवहार किया सरकार ने। मान लीजिए 100 रुपये इसको दिए, 100 रुपये इसको दिए, तो उसने तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया सरकार ने, है ना। सरकार ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उसने समानता का जो उसने लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि हम समानता को फॉलो करते हैं, तो समानता को फॉलो किया। लेकिन आप बताइए, क्या इस डिब्बे से सरकार के दिए हुए इस जो भी लाभ दे रही है, इसको कोई लाभ मिल रहा है? इसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि इसका कद और ऊपर हो गया, मतलब ये और आगे कि अमीर और अमीर हो गया, गरीब मतलब अमीर और अमीर हो गया, गरीब वैसे ही है। तो यहाँ पे इसको फायदा हुआ, लेकिन इसको कोई फायदा नहीं हुआ। अब सरकार क्या करेगी कि चलो तुमको तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, तुम अगर इस पे खड़े भी नहीं रहोगे फिर भी तुमको ऐसे ही क्रिकेट दिखाई दे रहा है, तो ये डिब्बा सरकार हटा के इसके डिब्बे में जोड़ देगी, और जब इसके डिब्बे में जोड़ देगी तो इसकी हाइट थोड़ा बढ़ जाएगी। अब जब इसकी हाइट बढ़ जाएगी तो ये भी आराम से देख पाएगा क्रिकेट, तो ये भी अब आराम से क्रिकेट देख पा रहा, तो यानी अब इसको लाभ हुआ। तो सरकार द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई उसमें से इसको लाभ हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि ये है हमारी समता, जो इसको दे दिया, और इसमें क्योंकि दोनों को अब इक्वली दिख रहा है, और ये अगर हम दोनों को एक एक डिब्बा देते तो ये हमारी समानता थी। आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ देखिए, आरक्षण किस लिए दिया जाता है? क्योंकि जो लोग पिछड़े लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत पिछड़े हैं, बहुत ज़्यादा ही पिछड़े हैं, और जो लोग आगे हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो अगर दोनों को एक साथ कॉम्पिटिट करवाया जाए तो जो पिछड़ा है वो तो पिछड़ा ही रहेगा ना, उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार उनको आरक्षण देती है। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, अब मान लीजिए ये दोनों हाइट में सेम होते तो क्या सरकार को ये जरूरत पड़ती कि इसको डिब्बा उपलब्ध कराए? नहीं करवाती, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे जब दोनों एक साथ एक बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो फिर आरक्षण कर दिया जाएगा। यहाँ आपको समझ में आया होगा।
अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। ये गरिमा हम बता चुके कि हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है और कोई भी उसको ठेस पहुंचा नहीं सकता है। गरिमा और मतलब ये चीज़ आप किसी को गलत ना बोलें और किसी को उसको फालतू में कुछ ना कहें, ये चीज़ें होनी चाहिए। गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता से मतलब यहाँ की अब आप एकता बनाए रखनी चाहिए। हम लोग एक हैं, चाहे वो नॉर्थ का हो, साउथ का हो, या फिर और नॉर्थ ईस्ट का हो, कहीं का भी हो। हम लोग को किसी भी क्षेत्र के अनुसार या फिर धार्मिक चीज़ों के अनुसार, धर्म के अनुसार या फिर भाषा के अनुसार भेदभाव नहीं करना चाहिए। अखंडता यानी कि यही बात कही गई है कि जो भारत में राष्ट्र है वो कभी अलग नहीं हो सकते। भारत में एक ही नागरिकता है, जबकि अमेरिका में 2 नागरिकता है। वहाँ के आपको राज्य की और राष्ट्र की दोनों की नागरिकता मिलेंगी। जैसे कि आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको मध्य प्रदेश की नागरिकता, कि आपके मध्य प्रदेश के नागरिक है, फिर आपको भारत की नागरिकता 2 मिलती हैं। बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मतलब कि यानी कि संविधान हमारा आंशिक रूप से संविधान अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। ये चीज़ मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान अपनाया गया था। उसी दिन हम 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब कि 26 नवंबर 1949 को ही प्रस्तावना भी स्वीकार की गई। आत्मार्पित मतलब कि संविधान सभा के लोग खुद को समर्पित करते हैं। तो ये थी आपकी प्रस्तावना और प्रियम्बल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।